नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सावधान करना चाहता हूं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग संभल के करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके चैट नहीं पढ़ रहा तो यह आपकी गलतफहमी है। आप गलतफहमियों के शिकार हैं। खास परिस्थितियों में देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर आपके सोशल मीडिया मूवमेंट पर रहती है, आपकी चैट पर रहती है। इसलिए लिखने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके सोशल मीडिया चैट, आपके ईमेल, आपके वीडियो संदेश पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी एनएसए की नजर है। एनएसए की लीक हुई खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान पर भी नजर रखता है। हिंदुस्तान के लोग सोशल मीडिया चैट का चेकिंग भी करता रहता है। वहीं कोलकाता में कैश वाले कमरों की तलाश लगातार जारी है। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की काली कमाई वाले कैश का कनेक्शन कितना है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पार्थ की करीबी महिला दोस्तों की सूची को लेकर सस्पेंस है। 2 का नाम सामने आ चुका है। 6 नामों पर चर्चा चल रही है। फिलहाल अर्पिता मुखर्जी के घर के कमरों से मिलने वाले कैश की लगातार ईडी भी उलझ गई है। पार्थ की परेशानी और मेहरबानी से अर्पिता मुखर्जी के पास कितने मकान हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पूरे पश्चिम बंगाल में अर्पिता पार्थ के मकानों की तलाश जारी है। मकान मिल रहे हैं। यही उम्मीद है कैश अभी और ज्यादा मिलेगा और उस पर भी ईडी की नजर है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है। इमरान खान बाजवा के बीच आर पार के हालात बन गए हैं। शहबाज सरकार को उखाड़ने के लिए इमरान खान एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। जनरल बाजवा अमेरिका को मनाकर फंड लाने की तैयारी में जुटे हैं। आईएमएफ को फंड लाकर बाजवा शहबाज सरकार को राहत देने में जुट गए हैं। यह बात इमरान खान को नागवार गुजर रही है। कैसे इमरान खान जनरल बाजवा से आर पार के मूड में हैं, यह भी आज मैं आपको बताने वाला हूं और उसका असर क्या होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सोशल मीडिया आज हमारी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया को हम निजी मानते हैं। बेझिझक कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि इसका नफा नुकसान क्या होगा। लेकिन इस पोस्ट पर किस किस की नजर है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले, लिखने से पहले जरूर सोचिए इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा। सोशल मीडिया पेज पर कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले, शेयर करने से पहले सोचिएगा जरूर। आपके सोशल मीडिया सर्कल से बाहर कई लोगों की नजर आपकी पोस्ट पर रहती है। खुफिया एजेंसी की नजर भी
आपकी पोस्ट पर रहती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एनएसए के लीक हुए दस्तावेज के आधार पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों की सोशल मीडिया प्रेजेंस पर अमेरिका की नजर रहती है। अमेरिका भी आपकी चैट की मॉनिटरिंग करता है। आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। इसीलिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हर तरह की सावधानी बरतना आपको बेहद जरूरी है। आपके सोशल मीडिया पेज पर खुफिया नजर, ईमेल, व्हाट्सएप चैट पर अमेरिका का चेक। अमेरिका करता है भारतीयों के चैट की स्कैनिंग। अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर सक्रियता आज की तारीख में बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। हर कोई अपना अकाउंट बनाता है, अपना एक खास सोशल मीडिया सर्कल बनाता है। ये सर्कल प्रोफेशनल हो सकता है, आमतौर पर ये सर्कल निजी होता है, जिसमें हर कोई अपनी बात खुलकर रखता है। लोग अपने सोशल मीडिया पेज या अकाउंट को निजी मानकर या सुरक्षित जानकर कुछ ऐसी जानकारियां भी बेझिझक साझा कर देते हैं। ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब तक तो जानकारी यही थी कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया ग्रुप्स की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार अमेरिका भी भारतीयों के सोशल मीडिया अकाउंट की मॉनिटरिंग करता है। इस काम को अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए के जरिए करवाता है। एनएसए भारतीयों के ईमेल, व्हाट्सएप चैट, रील्स आदि पर नजर रखती है। इस बात का खुलासा एनएसए के पूर्व कर्मचारी के लीक दस्तावेजों से हुआ है। अमेरिका फाइबर ऑप्टिक टैप्स के जरिए विदेशों के इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखता है। साल 2013 में एनएसए के पूर्व कर्मचारी रहे एडवर्ड स्नोडन के लीक दस्तावेजों ने सनसनी फैला दी है। भारत समेत कई देशों की सरकारों की परेशानी बढ़ा दी है। एडवर्ड के खुलासे में ये बात सामने आई थी कि अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी को न सिर्फ अपने नागरिकों की सोशल मीडिया प्रेजेंस की मॉनिटरिंग का जिम्मा दे रखा है, बल्कि दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण देशों के लोगों के सोशल मीडिया पेज को खंगालने पर भी लगा रखा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की लिस्ट में चीन के साथ भारत का नाम भी शामिल है। अमेरिका पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक्स टैप के जरिए लोगों के इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखता है। एनएसए के लीक दस्तावेजों में मिले एक मैप के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी चीन से भी ज्यादा डेटा भारत और पाकिस्तान से इकट्ठा करती है। अमेरिका की निगरानी लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। उस दौर में भारत से 63 करोड़ इंटेलिजेंस सूचनाएं अमेरिका ने ली थी। हर देश अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपने नागरिकों के सोशल मीडिया प्रेजेंस पर नजर बनाए रखता है। कानून में ऐसे सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी होते हैं, लेकिन दूसरे देश के नागरिकों की मॉनिटरिंग करने का हक किसी को नहीं है। जब भी ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने आती है तो हंगामा हो जाता है। पिछले दिनों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मॉरिशस में जाकर लोगों के इंटरनेट अकाउंट्स में ताक-झाक को लेकर विवादों में घिर गई थी। हालांकि ऐसा रॉ ने अपनी तरफ से नहीं किया था। इसके लिए मॉरिशस सरकार की तरफ से मदद मांगे जाने पर किया गया था। दरअसल चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई को मॉरिशस की राजधानी में सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करने और अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाने का ठेका मिला। बाद में ये संदेह जताया जाने लगा कि इस बहाने चीन मॉरिशस में अपने टेलीकम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बेस बना सकता है। इसे बड़ा खतरा समझते हुए मॉरिशस की सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद ली।
लेकिन मामला सामने आने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की बात खुले तौर पर कह चुके हैं। हालांकि इस मसले पर भारत का पक्ष नहीं आया, लेकिन लोगों के सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, वो भी किसी विदेशी एजेंसी से करवाने का मुद्दा मॉरिशस की सियासत में उबाल ला चुका है। सोशल मीडिया से देश का मिजाज पता चलता है, लोगों के पसंद नापसंद का पता चलता है। इसी वजह से बिजनेस के क्षेत्र में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आम बात है, लेकिन राजनीति में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच कौन सा मुद्दा खास बना हुआ है, उन मुद्दों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उस देश का रुझान पता चलता है। यही वजह है कि हर देश अपने स्तर पर इस पर नजर भी बनाए रखता है। इसी वजह से दूसरे संबंधित देशों के नागरिकों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का ट्रेंड भी अब बढ़ता जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की बड़ी वजह बनता है। पिछले कुछ दिनों से भारत की सुरक्षा जांच एजेंसियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज करनी पड़ी है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के विवाद सर उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नुपुर शर्मा विवादित बयान मामला सबके सामने है। सोशल मीडिया पर ये मसला इतना विस्तार ले चुका है कि इसे संभालना सरकारी एजेंसियों के लिए अभी भी बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें। फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल संजीदगी के साथ करें। कुछ भी ऐसा कंटेंट न डालें जो आपके और आपके परिवार या आपके समाज या आपके देश की मुसीबत बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारत में कितना बड़ा वर्ग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। हर घर में कोई ना कोई सोशल मीडिया पर लगा ही रहता है। जरा देखिए, स्क्रीन पर लाइए। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूजर की तादाद तकरीबन 53 करोड़ है। जरा सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी में 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूजर्स हैं हिंदुस्तान में। यूट्यूब पर 44.8 करोड़ लोग हिंदुस्तान में यूट्यूब यूज करते हैं। सोचिए कि तमाम इंफॉर्मेशन के लिए फेसबुक के यूजर 41 करोड़ है हिंदुस्तान में, और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंस्टाग्राम पर यह आंकड़ा 21 करोड़ के आसपास है, और ट्विटर पर यह आंकड़ा 1.75 करोड़ है। एक बार स्क्रीन पर फिर से लाइए, बैक टू बैक। ये सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने बड़े लेवल पर लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लगातार जो भी आप पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, वीडियो डालते हैं, रील बनाते हैं, हर किसी की नजर यहां पर रहती है, लेकिन इस पर भी नजर किसी और की रहती है। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे अमेरिका आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखता है, वो भी आप देखिए। सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए इंटरनेट चलता है, जो आपकी और हमारे घर में इंटरनेट आता है। इसके अलावा फाइबर केबल के जरिए 99% इंटरनेट डेटा का प्रवाह होता है। समुद्र के नीचे से गुजरती है फाइबर केबल लाइन। समुद्र से जहां केबल जमीन को टच करती है, लैंडिंग स्टेशन वो कहलाती है, और दुनिया के कई देश लैंडिंग स्टेशन पर केबल को टच करते हैं। केबल के प्रति मिनट हजारों जीबी डेटा गुजरता रहता है। डेटा को स्टोर करना, एनालाइज करना, लगातार यह काम चलता है। तो इस तरीके से डेटा का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लगातार लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार की रात MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे में हमारे 2 पायलट शहीद हो गए थे। वायुसेना के दोनों वीर को आज देश ने नम आंखों से विदाई दी। चंडीगढ़ में मोहित राणा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। मोहित राणा की पत्नी, इन्होंने मुखाग्नि दी।
वहीं जम्मू में फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये दो तस्वीरें हमारे वीरों की हैं और इन तस्वीरों को भी दिखाना बेहद जरूरी था। ये आज हमारे दो जाबाज पायलट को अंतिम विदाईगी दी गई। MiG-21 पिछले करीब 60 सालों से देश की आन बान शान बना है। पिछले 60 सालों में कई मौके पर दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार MiG-21 के क्रैश होने की खबरें आ रही हैं। अभी तक 400 से ज्यादा बार MiG-21 क्रैश हो चुका है और तकरीबन 200 पायलटों की जान जा चुकी है। MiG-21 इतना बदनाम हो गया कि इसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा है। न्यूज इंडिया ने फ्लाइंग कॉफिन को एयरफोर्स से हटाने की मांग की थी। इस पर शो किया था राष्ट्र की आवाज में और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। हमने दिखाया था कि इस तरीके से MiG-21 हादसे का शिकार हो रहे थे, कितने लोगों की जान चली गई थी। हमने सवाल भी पूछा था कि आखिर कब तक ऐसे हादसे हम देखते रहेंगे, MiG-21 आखिर कब विदा होगा। इसका जवाब आखिरकार आ गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 स्कावॉर्ड ड्रोन को चरणबद्ध तरीके से हटाने का यह फैसला ले लिया है। अगले 3 सालों में MiG-21 को हटा लिया जाएगा। इस गतिविधि के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया था कि इनमें से एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर में हटाए जाने की तैयारी कर ली गई थी। तो राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि MiG-21 जल्दी हमारे देश से अब खत्म हो जाएगा। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जनरल बाजवा और इमरान खान आमने सामने हैं, वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। आखिर उस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर 22 जुलाई को रेड यानी छापेमारी हुई थी। छापे के 9 दिन बाद लगातार पैसे मिल रहे हैं। 22 जुलाई से लेकर अब तक इस केस में क्या क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लाइए, 22 जुलाई को डायमंड सिटी में अर्पिता के फ्लैट पर ईडी ने पहली बार छापा मारा था और छापे में 22 करोड़ रुपए कैश विदेशी करेंसी बरामद हुई थी। इसके अलावा 23 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए। 23 जुलाई को पीएमएलए की कोर्ट में पार्थ चटर्जी को ईडी की कस्टडी मिली थी। स्वास्थ्य के आधार पर पार्थ चटर्जी को छूट दी गई। हाई कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को कस्टडी में भेजा था। इसके अलावा 25 जुलाई को कोलकाता में पार्थ के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ। शिक्षक अभ्यर्थियों ने पार्थ के इस्तीफे की मांग की थी 25 जुलाई को। अर्पिता के दूसरे फ्लैटों पर ईडी की छापेमारी जारी रही। ईडी की छापेमारी में तकरीबन 28 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 28 जुलाई को ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया। टीएमसी ने भी पार्थ को पार्टी से सस्पेंड कर दिया 28 जुलाई को। यह इतिहास रहा है जिसकी वजह से पार्थ चटर्जी और अर्पिता लगातार सवालों के घेरे में कि इतना पैसा कहां से आ रहा और यह पैसा कहां जा रहा, जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं।
पार्थ चटर्जी अर्पिता के अलावा कितनी और महिला मित्र थी, इसकी जांच हो रही है। घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी महिला मित्रों का भी बुरा हाल होता दिख रहा है। जब जब भी ऐसे कोई बड़े घोटाले होते हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच होती है, जांच में फंसते हैं, तो इतिहास गवाह है कि महिला मित्रों की हालात ऐसी हो जाती है। पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अब रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने में जुटी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के एक फार्म हाउस का और खुलासा हुआ है। इस फार्म हाउस के कागजात दोनों के नाम पर हैं। खास बात यह है कि फार्म हाउस पर ए और पा लिखा हुआ है, यानी अर्पिता और पार्थ। इस खुलासे के बाद से कोलकाता में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। ईडी के फंदे में पार्थ और अर्पिता, जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ। कई महिला साथियों के साथ पार्थ की नजदीकियां। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के बारे में आए दिन खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद किया है, जिसके बाद पार्थ की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल ईडी उनसे कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच ईडी की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की जांच में पार्थ की 6 और महिला मित्रों के नाम सामने आए हैं। ईडी जांच में पार्थ की महिला मित्र का खुलासा हुआ है। अर्पिता के अलावा 6 और महिलाओं से उनकी मित्रता थी। महिलाओं को देते थे महंगे गिफ्ट, गाड़ियां, फ्लैट और नकद। ईडी के रडार पर पार्थ की महिला मित्र हैं। बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी संपत्तियों की जानकारी मिली है। ईडी के अधिकारी सभी संपत्तियों की अब जांच में जुटे हैं। ईडी के रडार पर पार्थ चटर्जी के कई सहयोगी हैं। ईडी अब तक पार्थ चटर्जी से जुड़े कई लोगों को बुलाकर पूछताछ कर चुकी है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। ईडी के रडार पर मोनालिसा दास। पार्थ चटर्जी की करीबी है मोनालिसा। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मोनालिसा। इसी को लेकर के बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा दावा सामने आया है। मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं। मोनालिसा के तार बांग्लादेश से जुड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता में दोनों ने संयुक्त रूप से एक फार्म हाउस खरीदा था। 2012 में पार्थ अर्पिता ने संयुक्त रूप से फार्म हाउस खरीदा था। यह फार्म हाउस शांति निकेतन में खरीदा गया था। तब फार्म हाउस की कीमत 20 लाख रुपए थी। फार्म हाउस के गेट पर बंगाली में ओ और पा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ओ से अर्पिता और पा से पार्थ बताया जा रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय तेजी से कर रहा है। लगातार पूछताछ जारी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के संपत्तियों के लिस्ट ईडी की टीम तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में इन संपत्तियों पर छापा मारकर जांच तेज कर सकती है ईडी। अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा कम से कम 3 बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 3 बैंक खातों में 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट और पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद पार्थ के करप्शन की फाइल्स खुल गई है।
जांच एजेंसी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापे मारे, जहां बेशुमार दौलत की बरामदगी हुई। नकद के साथ साथ सोने के आभूषण और विदेशी करेंसी जब्त की गई। अभी तक ईडी ने कैश क्वीन के घर से करीब 50 करोड़ नगद, 5 करोड़ का सोना, सोने की ईंट और सोने का कंगन बरामद किया है। काफी मात्रा में विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। अर्पिता के फ्लैट से बरामद करोड़ों रुपए पार्थ मुखर्जी के होने की बात अर्पिता मुखर्जी ने ईडी से कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि अर्पिता ने ईडी को बताया है कि यह सारा नकदी और आभूषण मेरा नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी का ही है। पार्थ चटर्जी की करप्शन फाइल्स खुलने के बाद टीएमसी का पार्थ से मोह भंग हो गया और इसलिए दीदी ने उन्हें मंत्रिमंडल के साथ साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी और मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर पार्थ चटर्जी का रिएक्शन भी सामने आ गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने कहा, उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, वक्त बताएगा कि मुझे हटाना गलत था या सही। ममता के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पार्थ के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्थ चटर्जी की हैसियत पार्टी में नंबर 2 की थी और उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में भी अहम योगदान दिया। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि करप्शन पर उनकी पार्टी की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी और बेलघारिया वाले फ्लैट्स पर ईडी ने छापा मारा था, जहां से अकूत संपत्ति बरामद हुई थी। इन फ्लैट्स में इतनी बड़ी रकम कैसे पहुंची? जांच अधिकारियों का मानना है कि बैग या सूटकेस के जरिए इतनी बड़ी राशि ले जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सूटकेस या बैग भरकर बार बार फ्लैट्स में जाता तो पड़ोसियों को संदेह होता। फ्लैट में रहने वाले लोगों को संदेह न हो, ऐसे में अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा रास्ता अपनाया। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि डिलीवरी बॉय की आड़ में अर्पिता के फ्लैट तक नोटों का जखीरा पहुंचाया गया। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि 2000 रुपए के एक बंडल में 2 लाख रुपए आते हैं। एक मीडियम सूटकेस में करीब 50 बंडल आ सकते हैं, यानी एक मीडियम सूटकेस में 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। 28 करोड़ रुपए ले जाने के लिए कम से कम 28 बार लाने पड़ते। अर्पिता के फ्लैट में 2000 रुपए के अलावा काफी मात्रा में 500 के नोट मिले हैं। उस स्थिति में बंडलों की संख्या अधिक होगी। कैश कांड से जुड़े नए खुलासे के बाद ईडी अब डिलीवरी बॉय वाले एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक नोटों का जखीरा पहुंचाने में डिलीवरी बॉय का रोल काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय के पार्सल पहुंचाने पर लोग सवाल नहीं खड़ा करते। माना जा रहा है कि अर्पिता के फ्लैट को कैश लुक बनाने के लिए पार्थ चटर्जी ने भी डिलीवरी बॉय का ही सहारा लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुंबई यानी माया नगरी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। इस माया नगरी की चमक धमक के पीछे किसकी मेहनत है? यह सवाल सालों से मुंबई के जहन में है, जिस पर अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नई थ्योरी पेश की है। भगद्दा ने कहा, अगर मुंबई और थाने से राजस्थानी गुजराती चले जाएं तो मुंबई की चमक धमक फीकी पड़ जाएगी। भगद्दा के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना इसे मराठी अस्मिता का अपमान बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भगद्दा के बयान को उनका निजी बयान करार दिया है। तमाम विवादों के बाद भगद्दा ने सफाई दे दी, लेकिन यह विवाद कब थमेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कभी कभी मैं यहाँ
लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यह बयान महाराष्ट्र की सियासत में तूफान का कारण बन गया है। वैसे जो मुद्दा भगत दा ने उठाया है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन राज्यपाल के स्तर से पहली बार इस मुद्दे को हवा दी गई। भगत दा सियासत के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल उनका यह बयान मुसीबत का सबब बन गया है। एक बार फिर सुन लीजिए आखिरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने क्या कहा है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। भगत दा ने क्या सोचकर यह बयान दिया ये तो भगत दा ही जाने, लेकिन भगत दा के इस बयान के बहाने शिवसेना को बीजेपी को घेरने का घर बैठे मौका मिल गया है। मला त्यांच्या खुलाशाबद्दल मी कधीच समाधान मानू शकत नाही। त्यांनी एकतर महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये जे तमाम सगळे नागरिक राहतात, जे पिढ्यानपिढ्या राहतात आणि मराठी माणसाचं सुद्धा त्यांनी कौतुक केलं पाहिजे। या सगळ्यांना त्यांनी आपलंसं करून घेतलेलं आहे। कुठे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अगदी सीए एनआरसीच्या वेळेला देखील दंगली झालेल्या नव्हत्या, दंगली नव्हत्या झालेल्या। पण जे काम आम्ही केलं ते काम तुम्ही पण करायला पाहिजे। आगी कसले राहतात महाराष्ट्रामध्ये राहून मी पुन्हा सांगतो 3 वर्ष महाराष्ट्राचं मीठ खाऊन त्या मिठाची नमक हरामी करणं हे कोश्यारी या व्यक्तीला शोभत नाही। त्यांनी राज्यपाल पदाची शान घालवली आहे। शिवसेना तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी राज्यपाल महोदय का बयान नागवार गुजरा है। राज्यपालांचं विधान जे आहे ते वैयक्तिक त्यांचं विधान आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही पहिली गोष्ट। आणि मुंबईच्या विकासामध्ये मराठी माणसाचं जे योगदान जे आहे ते कोणी नाकारू शकत नाही। त्यांचं अतुल या उद्योगधंद्यात असेल, त्यांचं जे काम आहे ते कुणालाही नाकारता येणार नाही। 106 हुतात्मे या मुंबईसाठी आपण त्यांच्या बलिदानामुळे मुंबई मिळालेली आहे। याच्यामध्ये बाळासाहेबांचं योगदान आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे। हिंदू सम्राट बाळासाहेबांचं योगदान आपण सगळ्यांना सर्वश्रुत आहे। त्यामुळे मराठी माणसामुळे या मुंबईला एक वैभव नावलौकिक प्राप्त झालेला आहे। बतौर राज्यपाल महाराष्ट्र की कमान संभाले भगत दा को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इन 3 सालों में कई तरह के विवाद उनसे जुड़े, लेकिन मौजूदा विवाद उन पर सबसे भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने भी राज्यपाल के बयान से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। माननीय राज्यपालजींच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये आणि वाटचालीमध्ये मराठी माणसाचं जे कार्य आहे, जे श्रेय आहे ते सर्वाधिक आहे आणि उद्योगाच्या क्षेत्रात देखील मराठी माणसाने जी प्रगती केली आहे आज ती जगभरामध्ये मराठी माणसाचं नाव झालेलं आहे, हे खरंच आहे। पूरा मामला मराठी मानुष और असीमता से जोड़कर देखा जा रहा है। लिहाजा एनसीपी और कांग्रेस ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर करारा वार किया है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, अभी गुजरात में चुनाव है, अभी राजस्थान में चुनाव है। दोनों जगह पे बीजेपी की हालत खस्ता है। तो
अपने गवर्नर से कुछ ऐसा बुलवाओ कि जिससे महाराष्ट्र में और गुजरात में अच्छा लगे। ये फील गुड करवाने गए और बेचारे होशियारी जी फंस गए हैं भाजपा की होशियारी में। पर ये जो कमेंट है वो कमेंट पॉलिटिकल फ़ायदा गुजरात और राजस्थान में लेने के लिए करवाई गई और उसी में ये फंसे हैं। मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट किया उसका हम निषेध करते हैं। ये जो महामहिम गवर्नर साहब है उनका रोल सबको साथ लेके चलने का है और हम सब भारतीय है और भारत में अनेक भाषा है, अनेक प्रांत है, एक दूसरे को प्यार करके हम सब आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि महामहिम गवर्नर साहब ने जो प्रांतों में, भाषाओं में लोगों को झगड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यहाँ हम दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं और दिल तोड़ने का और झगड़े का काम गवर्नर साहब कर रहे हैं। और जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं जिससे लोगों को दुख पहुंचता है, लोगों का अपमान होता है। इसका हम निषेध करते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर मराठी अस्मिता से खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को इस तरह का बयान देने की क्यों जरूरत आ पड़ी? क्या इस तरह के बयान से बचा नहीं जा सकता? वैसे विवादों में घिरे भगत दा को पूरे मामले पर सफाई देते हुए मुंबई को महाराष्ट्र का गौरव बताया। हाल ही में जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता बदली उसको लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच भगत दा के बयान ने विपक्ष को नई धार दे दी है। विपक्ष राज्यपाल को हटाने की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी भगत दा के बयान को उनका निजी बयान करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच एक बार फिर से ठन गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से इमरान खान बाजवा से कुछ ज्यादा ही खफा चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा को इमरान खान अपनी कुर्सी जाने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। इमरान खान अपने दुश्मन नंबर 1 बाजवा से बदला लेने के इंतजार में है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब से इमरान खान को पता चला है कि जनरल बाजवा अमेरिका को मनाने में जुटे हुए हैं, इमरान खान भड़क गए। बाजवा आईएमएफ से पैसा लाकर शहबाज शरीफ की कुर्सी बचाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान शहबाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंकने में आमादा हैं, जिसके लिए रात दिन एक करे हुए। इमरान खान और जनरल बाजवा में आर पार। इमरान खान ने लगाई बाजवा को फटकार। पाकिस्तान को कमजोर कर रहे बाजवा। अमेरिका के आगे हाथ फैला रहे बाजवा। मदद के बदले कौन सी डील कर रहे बाजवा? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच अदावत पुरानी रही है। यही अदावत इमरान खान के सत्ता से बाहर होने की बड़ी वजह भी बनी। आज एक बार फिर इमरान खान और जनरल बाजवा आमने सामने हैं। आज जब इमरान खान अपने पूरे दमखम के साथ शहबाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने में जुटे हैं, इमरान खान के सियासी सितारे भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जिससे पंजाब प्रांत की जीत के बाद हर कोई महसूस कर रहा है। ताजा सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
लाख तिकड़म के बावजूद शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शरीफ की गद्दी नहीं बचा सके। इमरान खान का समर्थक पंजाब का मुख्यमंत्री बना। इसी के साथ पाकिस्तान में शोर तेज हो चला है। इमरान खान की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। पक्ष में जब माहौल बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे मौके पर जनरल बाजवा शहबाज सरकार बचाने की कोशिशों का पता जैसे ही इमरान खान को चला, इमरान खान भड़क गए। जनरल बाजवा को भला बुरा कहने लगे। अमेरिका से भीख मांगना सेना प्रमुख का काम नहीं है। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है। यह बताता है कि देश दिन पर दिन कमजोर हो रहा है। ये जनरल बाजवा का काम नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था से निपटे। इसके साथ ही इमरान ने सवाल भी किया, क्या अमेरिका ने मदद के बदले पाकिस्तान के सामने कोई मांग भी रखी थी? राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को अब बस IMF की मदद का ही इंतजार है। IMF से मदद मिलते ही पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी IMF की मदद हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। IMF को मनाने के लिए लगातार सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं। जनता की नाराजगी का रिस्क भी उठाते जा रहे हैं। किसी तरह बस IMF मान जाए। अगर IMF के बोर्ड की मंजूरी मिलती है तो पाकिस्तान को तुरंत 1.17 अरब डॉलर का फंड मिल सकेगा। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख की एंट्री ने पाकिस्तान की सियासत में उबाल ला दिया है। बताया यही जा रहा है कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में अधिकारियों से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिलने वाले कर्ज को जल्द से जल्द रिलीज करवाने की अपील करना माना जा रहा है। जब से इमरान खान को इस मुलाकात की खबर लगी है, इमरान खान इसे सेना का सियासी दखल बता रहे हैं। शहबाज शरीफ पर हमलावर रहे इमरान खान ने बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा की मीटिंग ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका में बैठे IMF के अधिकारी भी अब इस सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए ही जनरल बाजवा ने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इमरान ने यह भी कहा, अगर देश में जल्द और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और उनकी सरकार बनती है तो फिर सेना के शासन में बदलाव होगा। इमरान और बाजवा के बीच पहले अच्छी दोस्ती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में जनरल बाजवा ने बड़ी भूमिका निभाई। इमरान खान के लिए सांसदों का समर्थन जुटाया। लेकिन माहौल तब बदल गया जब खुफिया एजेंसी ISI के महानिदेशक की नियुक्ति का मसला सामने आया। जनरल बाजवा नदीम अंजुम को ISI चीफ के पद पर बिठाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ISI चीफ फैज हमीद को ही सेवा विस्तार देना चाहते थे। इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए। अब एक बार फिर इमरान खान और जनरल बाजवा आमने सामने हैं। देखना होगा इस अदावत को पाकिस्तान की अवाम कैसे लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी मुलाकात।